हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आवाज़ का बताइएगा, आवाज़ आपको ठीक आ रही है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ का बताएं। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? जी क्लास, वॉइस का बताएं, आवाज़ का। जी क्लास, आवाज़ का बताइए। चलें जी, क्लियर है वॉइस, कोई मसला तो नहीं है आवाज़ में? बताएं मुझे, पढ़ रहे थे, बताइए। क्लास, हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रीफ एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था हमने, राइट? रियली? ग्रीफ एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था, पक्की बात है? अच्छा जी, ग्रीफ एंड लॉस कंप्लीट हो गया था, तो फिर ये सारा कर लिया था ग्रीफ एंड लॉस हमने। क्लास, जी ग्रीफ एंड लॉस सारा कंप्लीट हो चुका है, प्लीज बताएं।
जी क्लास, आवाज आ रही है जी आपको? बताएं। लगता सारे ही जो है ना मौसम एंजॉय करने निकले हुए हैं। हाँ क्लास, बताएं लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जल्दी से समराइज करें। मैं नेक्स्ट पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। ग्रीफ एंड लॉस हमारा, इसलिए हाँ, तो मेरे सवालों का भी तो जवाब दो अगर आवाज आ रही है जी। ग्रीफ एंड लॉस लास्ट टाइम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था हमने, बताएं। जी बताएं कि लास्ट टाइम ग्रीफ एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था हमने। जी बताएं, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था क्या ग्रीफ एंड लॉस? चलिए बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। नहीं तो कंप्लीट नहीं हो गया था, ग्रीविंग प्रोसेस ये रहता है हमारा। जी ग्रीविंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। चलो मैं एक मिनट स्लाइड्स दिखाता हूँ आपको, और मेरा ख्याल है कि कंप्लीट हो गया था। सो हियर वी हैव स्लाइड्स। हमारी तो एक बहुत लंबी सी क्लास हुई थी और उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारी तो 4 क्लासेस हुई थी, मुझे अब याद आ गया है। तो तकरीबन सारा कंप्लीट कर लिया था हमने। बिल्कुल जी, मुझे याद आ गया है। हमारी तो 4 घंटे की क्लास थी दिन। बिल्कुल कंप्लीट हो गया जी, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मुझे याद आ गया। हाँ जी, ये कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज एंगर एंड हॉस्टिलिटी। तो ये आपके सामने आ गया है जी, एंगर एंड हॉस्टिलिटी। सो मेरा आप लोगों से सवाल है एक, और वो सवाल ये है। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट हो गया था, मुझे याद आ गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। हाँ जी। सो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट एंगर एंड हॉस्टिलिटी। एंगर क्या होती है, हॉस्टिलिटी क्या होती है, और कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज एंगर? जी, तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ये आप लोग सामने भी देख सकते हैं, एंगर क्या होती है जनाब? आप लोगों के पास 2 मिनट हैं और मुझे आपने बताना है एंगर क्या होती है। दूसरा, आपने मुझे सवाल का ये जवाब देना है कि
आप में से कौन कौन है जिसको गुस्सा आता है और आप में से कौन कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता है। नंबर 1 एंगर की डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 2 आप लोग ये बताएंगे कि गुस्सा आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, 2 मिनट्स लें, ये लिखें और फिर मुझे बताएं एंगर क्या होता है और आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। जल्द हाँ जी ठीक है। सो कुछ आंसर्स आना शुरू हुए हैं और आंसर्स हैं जी, मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। एंगर टू लूज कंट्रोल, एनॉयड फीलिंग। तो दूसरा मेरा सवाल ये था, गुस्सा आता है कि नहीं आता। मारिया गोस कहती हैं आउट ऑफ कंट्रोल होना और गुस्सा तो आता है इन्हें। मारिया तो फैल कहती हैं एंगर टू लूज कंट्रोल, एनॉयड फीलिंग्स। शमीम तालिब कहती हैं एंगर इज स्टेट ऑफ इमोशन ऑफ हेट, डिसलाइक और गुस्सा भी आता है। मारिया तो फैल कहती हैं गुस्सा आता है, टू लूज सेल्फ कंट्रोल। फौजिया बख्श, हर्ट करना किसी को, लूज सेल्फ कंट्रोल। सुंदस कहती हैं एंगर इज इमोशन which can be experienced when someone close will hurt or feeling or did something wrong। ना अभी someone close नहीं यहाँ पे तो कोई भी। अच्छा जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि कि आवाज आ रही है जी, आवाज का प्लीज बताएं। आवाज का प्लीज बता दें। चलें आवाज आ रही है, ठीक है। चलें ठीक है जी, आप समझ आ गई। ठीक है, एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। तो ये कुछ मिलती जुलती चीजें हैं आपस में, एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। और मुझे ये बताएं कि गुस्सा अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जी गुस्सा अच्छी चीज है या बुरी चीज है। हाँ जी, तो गुस्सा अच्छी चीज है या बुरी चीज है बताएं। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बुरी चीज है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत आए, कंट्रोल्ड आए तो दैट इज अ गुड थिंग, और अगर ये कंट्रोल्ड नहीं आए तो फिर दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो गुस्सा अच्छी भी चीज है, अच्छी चीज भी है। हमारे बहुत सारे काम निकल जाते हैं गुस्से करने से, लेकिन अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सामने पहली स्लाइड आ जाती है। आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बताई हुई हैं। ठीक है,
तो इसी को हम थोड़ा सा जो है ना आगे लेके चलते हैं। जी, तो इसी को आगे लेके चलते हैं। तो बिल्कुल जी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, दिस इज एन इंटेंस इमोशनल स्टेट जिसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और किसी चीज तो लिहाजा नॉर्मल ह्यूमन इमोशन टू रियल और परसीव्ड प्रोवोकेशन। तो दिस इज वेरी नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप नॉर्मल हैं, अगर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता तो फिर आप इंसान नहीं है। ठीक है, गुस्सा अक्ल का दुश्मन भी होता है जी, मेमूना शरीफ ने कहा। सो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन टू रियल और परसीव्ड प्रोवोकेशन, कि किसी ने आपको प्रोवोक किया, किसी ने आपसे ऐसी चीज कही, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको प्रोवोक किया, तो उसे हम गुस्सा कहेंगे। एंगर और एंग्री फीलिंग्स आर नॉट बैड और रॉन्ग। तो गुस्सा करना बिल्कुल भी बुरा या गलत नहीं है, गुस्सा आप कर सकते हैं, राइट। तो गुस्सा करना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल हद में रह के करना चाहिए, या फिर नॉर्मल चीजों पे करना चाहिए। अगर हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली अ पॉजिटिव फोर्स फॉर रिजॉल्विंग, तो अगर आप इसको अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लें, इसको मैनेज कर लें, तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। ये पॉजिटिव फोर्स है जिससे आप बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे डिसीजंस भी मेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट आए और अप्रोप्रिएटली इसको मैनेज कर लिया जाए, फिर अगर अप्रोप्रिएट ना हो, आप इसको हैंडल या मैनेज नहीं कर सकें, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जी गुस्से की वजह से, राइट जी। आवाज का बताते रहिएगा मुझे, अगर कट जाए तो मुझे आपने फौरन से बता देना। सो बॉडी फिजिकली एनर्जाइज फॉर सेल्फ डिफेंस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो गुस्से के अंदर भी यही होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है जी। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है, और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का ये मतलब है जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी पूरी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन इनअप्रोप्रिएट और सप्रेस्ड नेगेटिव फोर्स। तो अगर इसको अप्रोप्रिएटली हैंडल ना किया जाए, अप्रोप्रिएटली हैंडल ना करने का मतलब क्या है? नंबर वन, एक्सप्रेशन इनअप्रोप्रिएट। ये छोटा सा मसला था, आपने उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा कर दिया, तो दैट इज इनअप्रोप्रिएट। या बहुत बड़ा मसला था, आपने उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा गुस्सा किया, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। तो अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट गुस्सा नहीं करते हैं, या फिर सप्रेस्ड, आप गुस्सा करते ही नहीं है, अंदर रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है? दिस इज अ नेगेटिव फोर्स, और वो फिर हमें स्टेशन पे लेके जाता है। अगर हम ज्यादा गुस्सा कर देते हैं बहुत, तो बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है, बाद में हमें फील होता है कि ये हमने क्या कर दिया। और अगर हम बहुत कम गुस्सा करें, राइट्स वायलेट हो गए हैं। और दूसरी चीज है कि अगर हम तो गुस्से को सुप्रेस करने लग जाएं, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और एट अ टाइम बहुत सारी जो मेंटल इलनेस जो हैं, वो फिजिकल इलनेस जो हैं, सर में दर्द रहने लग जाती है, और डिफरेंट तरह की बॉडी पेन्स होती हैं, और प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम गुस्से को सुप्रेस कर लें। फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे। इंटरफेयर विद द रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। सही रिलेशंस के अंदर भी सही जगहों पे गुस्सा करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और बहुत कम नहीं करना चाहिए, और सुप्रेस नहीं करना चाहिए। पॉसिबल हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। हॉस्टिलिटी क्या होती है, एग्रेशन क्या होती है, ये इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स हैं उनके अंदर भी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको नहीं बताता हूँ। आगे आ जाती है जी कैथारसिस, एलिविएट और इंक्रीज फीलिंग ऑफ एंगर। कैथारसिस क्या होती है, आपको बताएगा मुझे क्या होती है, कैसे करते हैं कैथारसिस, क्या? जी, कैथारसिस क्या होती है क्लास? व्हाट इज कैथारसिस? शोर आने लग गया? शोर आ रहा है? लेट मी सी।
फिर शोर तो नहीं आना चाहिए वैसे। मुझे बताएं शोर आ रहा है? जी शोर का बताइए, शोर तो नहीं आ रहा। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। सो कैथारसिस क्या होती है? चलें तो कैथारसिस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, कैथारसिस बेसिकली निकला कहाँ से है। कैथारसिस, ये जो हकीम होते हैं ना, ये पहले कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते थे जिससे बहुत हद के बहुत ज्यादा मोशंस आते थे, और उसको कहते थे जुलाब लगाना। कि अगर किसी को कोई भी मसला हो रहा है तो वो कहते होते थे कि यार इसकी बॉडी के अंदर जो है ना जहरीले मादे जमा हो गए हैं, तो लिहाजा इसको जो है ना पाक करने के लिए फिर वो डिफरेंट तरह के कुछ मेडिसिन देते थे जिनसे बहुत ज्यादा मोशंस आते थे, और फिर कहते थे कि इसकी बॉडी की सफाई हो गई है, कैथारसिस हो गई है। ठीक है, तो उन चीजों को कहा जाता था कैथार्टिक। कैथार्टिक। अब इसके 3 लेवल्स होते हैं। एक होती है लेग्जेटिव, जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं, थोड़े बहुत मोशंस आते हैं जिससे, जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में इस्तेमाल भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं परगेटिव्स। परगेटिव्स जो होते हैं वो थोड़ा लेग्जेटिव से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कैथार्टिक्स, जो कि बहुत ही हद के बहुत ज्यादा मोशंस लगाते हैं बंदे को। म्यूजिक इज कैथारसिस, ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये इसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस का मतलब होता है आपके अंदर जो इमोशनली चीजें चल रही हैं, इमोशनली जो आप चीजें फील कर रहे हो, हाँ, उसको दूसरे बंदों को बताना या उसको किसी अप्रोप्रिएट जगह पे निकालना जाके, तो इसको कैथारसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, आप कोई परेशान होते हैं या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं, आप अपनी चीजें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार आज तो बड़ी कैथारसिस हो गई, आज तो बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ मैं, मेरे माइंड में जो सारी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो निकाल दी गई हैं माइंड के अंदर से, तो इसको हम कैथारसिस कहते हैं। राइट जी। चलें यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ कैथारसिस के बारे में। मैं जनाब एक जगह पे जॉब करता था, और दैट वाज अ यूनिट, और एक क्रिटिकल केयर यूनिट था। और एक दफा क्या हुआ, शायद मैंने आप लोगों से ये स्टोरी पहले भी शेयर की हो, लेकिन ये एंगर मैनेजमेंट के हिसाब से, कैथारसिस के हिसाब से बड़ी बेस्ट स्टोरी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, हुआ क्या कि एक दफा एक डॉक्टर साहब थे, वो राउंड पे आए हुए थे। ही वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही वाज फॉरेन क्वालिफाइड। अब हुआ क्या कि ऐसे ही एकदम पेशेंट के अटेंडेंस आ गए वार्ड के अंदर, उनके साथ कुछ बच्चे आ गए। अब मैं वहां पे खड़ा हुआ था और मैंने जनाब दूर से ही आवाज लगाई, किधर आ रहे हो भाई, बाहर चलो, हाँ राउंड हो रहा है, तुम्हें नहीं पता? तो वो जो हमारी जैसे एक नॉर्मल से टोन होती है, उसमें मैंने उनको कहा कि भाई भाग दो यहाँ से, क्यों आ रहे हो तुम, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा राउंड हो रहा है और डॉक्टर साहब माइंड करेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, राउंड शाउंड हो गया, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद जनाब मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया। तो मुझे कहते हैं कि तंजील बड़ा गुस्सा आता है तुम्हें। मैं देखूं कि यार कहाँ गुस्सा आता है वैसे मुझे। एक मिनट ठहरिएगा प्लीज। हाँ जी, तो मैं कहाँ पर था? उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहते हैं कि यार तुम तो बड़ा गुस्सा होते हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ा गुस्सा भरा हुआ है। मैंने कहा सर क्यों, क्या हो गया? कहते हैं कि अभी मैंने आपका गुस्सा देखा है, आपने एक पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर जो है ना गुस्सा निकाला है। मैंने कहा है, मैंने गुस्सा निकाला है? कहते हैं हाँ जी, आपने उसको कहा है कि भाई भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से ना। एनी हाउ, ये सब जब हो गया और उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे कहते हैं अपने गुस्से का क्या करते हो, गुस्से को मैनेज कैसे करते हो तुम? मैंने कहा जी गुस्से को कैसे मैनेज करना है, बस निकाल कूल देते हैं गुस्से को, जिसको जिस पे आ जाता है कर करा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे वो कहते हैं कि जी
तुम्हें पता है कि मैं कैसे गुस्सा मैनेज करता हूँ? मैंने कहा जी सर बताएं कैसे करते हैं। कहते हैं यार मैं दीवारों में टकरे मारता हूँ। मैं जनाब उनका मुंह देखने लग गया। मैंने कहा वाकई यार दीवारों में क्यों टकरे मारेगा कोई गुस्सा मैनेज करने के लिए। खैर उनका अगला अगला वर्ड था कि मैं स्क्वाश खेलता हूँ। पता है स्क्वाश क्या होती है? जी स्क्वाश का पता है क्या होती है? जी क्लास, स्क्वाश क्या होती है? क्लास, क्लास ले रही हो कि नहीं? आवाज आ रही है ना? अच्छा जी ठीक है। आवाज मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा था ना। जी जी आने लग गई आवाज दोबारा से। मैंने कहा आप लोग खामोश हैं फिर मैं भी खामोश हो जाऊं। जी आवाज आने लग गई है। जी आवाज आने लग गई। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं स्क्वाश खेलता हूँ और अपना सारे का सारा गुस्सा जो है वो जो स्क्वाश की बॉल होती है ना उसके ऊपर निकाल आता हूँ। तो तुम भी कोई ऐसी जिंदगी में एक्टिविटी लेकर आओ, स्क्वाश खेला करो या फिर जो है आप कोई बॉक्सिंग वगैरह किया करो ताकि आप कैथारसिस कर सको। आप अपना जो गुस्सा है किसी ऐसी जगह पे डायरेक्ट कर सको जो किसी को नुकसान नहीं देना। तो हमें भी अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए। ठीक है, तो लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जो अपना गुस्सा जहां पे हम निकाल निकाल सकें। तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट्स के अंदर आपने लाइफ में कौन सी ऐसी एक्टिविटी रखी है जहां पे आप अपना गुस्सा निकालते हैं। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। जी आप अपनी एंगर मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? कोई स्क्वाश कोई बॉक्सिंग वगैरह कुछ करते हैं? तो ये रिसुंदस कहती हैं जिसका गुस्सा उसी पे निकाल देते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में रखना चाहिए, राइट? तो आप लोग भी बॉक्सिंग या स्क्वाश को कंसिडर कीजिएगा। ठीक है जी।
तो ये थी कैथारसिस। अब आ जाते हैं एंगर की तरफ। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। इसको रीड आउट करें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे कि इस स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है। जी हाँ जी, इस वाली स्लाइड को रीडिंग देनी है, ठीक है जी। और आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको जरा एक्सप्लेन करना है। सेम चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं पिछली स्लाइड में। और मुझे जरा ये बताएं कि लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे। लगता है आज सारे जो है ना मौसम एंजॉय कर रहे हैं और सो रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या है, एंगर कैन बी नॉर्मल एंड हेल्दी रिएक्शन व्हेन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आर अनफेयर और अनजस्टिस, पर्सनल राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। तो जब हमारे मतलब के हिसाब से जब हमारा राइट और वो चीज हमें ना मिल रही हो तो उस वक्त हमें गुस्सा आ जाता है। हाँ, वेरी गुड मारिया घोष। एंगर नॉर्मल तब है जब गुस्सा कंट्रोल हो और नेगेटिव तब है जब इनअप्रोप्रिएट गुस्सा करें। कॉन्सिक्वेंसेज में मिग्रेन, हेडेक और ईटीसी आ जाते हैं। बिल्कुल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे ये बताएं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जी कोई चीज समझ नहीं आई तो क्वेश्चन पूछें, नहीं तो मैं अगली स्लाइड करता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। चलें ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है जी हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी क्या है? वर्बल एग्रेशन है। जब आप वर्बली किसी को बुरा भला कहते हैं, वर्बली किसी के ऊपर गुस्से का इजहार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हॉस्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो वर्बल एग्रेशन यूजुअली व्हेन फीलिंग थ्रेटेंड और पावरलेस,
कि जब हमें लगे कि किसी से हमें खतरा है तो हम उसको उसके ऊपर अपनी वर्बली जो है उसको सलवाते सुनाते हैं, तो उसको वर्बल एग्रेशन या फिर हॉस्टिलिटी कहा जाता है। देन देयर इज फिजिकल एग्रेशन, अटैक ऑन इंजरी और अनदर पर्सन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि किसी के ऊपर फिजिकली अटैक करना, उसको मारना शारना, या फिर क्या करना, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। बाजू का हमें गुस्सा आता है, हम चीजें उठा उठा के फेंक देते हैं इधर उधर, ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली फिजिकल एग्रेशन के अंदर आ जाता है जी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट आ जाते हैं बोथ टू हार्म और पनिश अनदर पर्सन और फोर्स इनटू कंप्लायंस, दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए या तो हम उसे मारते हैं या फिर हम उसे उसकी चीजें वगैरह तोड़ तोड़ देते हैं। जो एग्रेशन है, ये हॉस्टिलिटी है, सडन अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें भी काफी देर से गुस्सा नहीं आया होता, एकदम से ये एक आउटबर्स्ट हो जाता है हमारा। सो ये जो गुस्सा आना है, ये जो हॉस्टिलिटी है, ये जो एग्रेशन है, इसके आइडेंटिफाइएबल कुछ स्टेप्स हैं। ये गुस्सा एकदम से तो आता है, लेकिन स्टिल इसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स 5 हैं। पहला स्टेप जो है वो ट्रिगरिंग फेज है। हाँ, इंसिडेंट्स और सिचुएशन दैट इनिशिएट एग्रेसिव रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सबसे पहला जो है दैट इज क्या है, ट्रिगरिंग फेज, इंसिडेंट्स और सिचुएशन दैट इनिशिएट, वो वाली चीज जिसकी वजह से गुस्सा आया है। नंबर 2 इज एक्सेलेशन फेज, नंबर 3 इज क्राइसिस फेज, नंबर 4 इज, ये आप देख सकते हैं, पहला ट्रिगरिंग फेज है, दूसरा एक्सेलेशन है, तीसरा क्राइसिस है, चौथा रिकवरी है, और पांचवा पोस्ट क्राइसिस फेज है। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन फेजेस को जरा याद करें अभी अभी, और आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर आंसर करना है इनके नाम के साथ। जो लोग आंसर करेंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगेगी, मुझे पता चलेगा कि ये लोग प्रेजेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। सो लिहाजा कौन कौन से 5 फेजेस होते हैं एग्रेशन के, इनको याद कर लें। अभी मैं आपके सामने रखे हुए, अभी मैं आपसे सवाल, ये आपने इसका जवाब देना है। ठीक है जी, गुड मारिया, तुफैल एंड खुश नसीबा, सिर्फ 2 आंसर रिसीव हुए हैं अभी तक। बाकी और कोई नहीं सुन रहा? अच्छा जी, मारिया गुलाम गौस और मरियम जफर का भी आंसर आ गया। मरियम, सहर, शमा और मुनज्जा का भी। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जी रिलेटेड डिसऑर्डर एंड एंगर एंड हॉस्टिलिटी। एक तो बाज़ औक़ात बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उसको बहुत गुस्सा आता है। कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके अंदर किसी बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर इस वक्त आपके सामने है। जी जी शमा, आपका नाम लिया मैंने। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके अंदर
बहुत गुस्सा आता है। नंबर 1 पे है पैरानॉइड डिल्यूजन्स। पैरानॉइड डिल्यूजन्स होती हैं जिसमें इंसान को शक होता है लोगों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सामने खड़े दो लोग बातें कर रहे हैं, तो उस बंदे को लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ कोई आइडिया बना रहे हैं, या मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं, या मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को गुस्सा आना भी नेचुरल है। ऐसे लोग इन लोगों पे गुस्सा कर देते हैं जिनके बारे में इनको पैरानॉइड डिल्यूजन्स होती हैं। पैरानॉइड डिल्यूजन्स का मतलब है फॉल्स बिलीव्स। मतलब मे बी वो लोग उसके बारे में बातें ना कर रहे हो, लेकिन उसको लगता है कि बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस ऐसी चीजें सुनाई देना, दिखाई देना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो बाज लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों को सुन के अग्रेसिव हो जाते हैं, या उनको लगता है कि वो आवाजें बाजुकात उन्हें ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि फलाने बंदे को मारो जाके। नेक्स्ट इज डेमेंशिया। डेमेंशिया भूलने की बीमारी। तो इंसान जब भूलता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो भी गुस्से का इजहार करता है। डिलीरियम है कंफ्यूजन स्टेट के अंदर। आपने देखा होगा डीके के पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनको जो बाजुकात बड़े हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, वो भी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। हेड इंजरीज हैं, उसकी वजह से भी एग्रेशन आ सकता है बंदे में। इंटॉक्सिकेशन विद अल्कोहल और अदर ड्रग्स। जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं या अल्कोहल लेते हैं वो भी एंग्री फील करते हैं। एंटी सोशल बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनके अंदर भी गुस्सा आता है। डिप्रेशन के अंदर बाजुकात बंदे को गुस्सा आता है अपने ऊपर और वो खुदकुशी वगैरह कर लेता है। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स हैं। ये 30 ईयर के जो मैन होते हैं, 30 से 40 ईयर के, उनके अंदर होता है कि एकदम से गुस्सा आता है और वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। उसके बाद एक्टिंग आउट बिहेवियर है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में, कि बच्चों और एडोलेसेंट जो नौजवान होते हैं उनके अंदर बाजुकात बहुत गुस्सा आने लग जाता है उन्हें। तो इनको एक्टिंग आउट बिहेवियर्स कहा जाता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर गुस्सा आता है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं एटियोलॉजी ऑफ हिस्टेरिटी एंड एग्रेशन। गुस्से की वजह क्या बनती है जी? वैसे क्या वजह बनती है गुस्से की आपके ख्याल में? अच्छा जी, मेरे पास जरा अजान हो रही है, तो अभी हम खामोशी थोड़ी इख्तियार करते हैं, अजान हो जाए जरा। चलें जी, अजान हो गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को छुट्टी कर दूंगा। आप लोग भी नमाज वगैरह पढ़ लीजिएगा। सो कुछ वजूहात हैं गुस्सा आने की, कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज हैं और कुछ साइकोसोशल थ्योरीज है। कि कुछ लोगों को नॉर्मल गुस्सा आना इज ओके, बट जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी क्या वजह बनती है। तो पॉसिबल रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके कम ज्यादा होने से
हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, तो उनके कम ज्यादा होने से गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीज सेरोटोनिन, एक सेरोटोनिन केमिकल होता है ब्रेन में, अगर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज डोपामिन, नोरेपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन और डोपामिन अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये गुस्सा लाने का बाइस बनते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज टू लिम्बिक सिस्टम, डैमेज टू द फ्रंटल और टेम्पोरल लोब, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट हैं ये, इनको भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन का, और इसके अलावा जो है लोब्स होती हैं, इनमें से दो लोब्स हैं, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए उस सूरत के अंदर भी गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाता है। नेक्स्ट इज साइको सोशल थ्योरीज है। तो साइको सोशल थ्योरीज बेसिकली क्या है, एक मिनट। तो साइको सोशल थ्योरीज में है नंबर 1, फेलियर टू डेवलप इम्पल्स कंट्रोल, कि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं की गई और वो इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाता, जो भी उसको जो मतलब उसके बच्चों ने सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी गई, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं है उसके अंदर। आगे आ जाए इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, तो बच्चों की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं की गई, और इसमें भी वही ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है ख्वाहिशात की तकमील, क्योंकि हर बात पूरी कर दी जाती थी, अच्छी बुरी चीजों से नहीं रोका जाता था, जिसकी वजह से वो क्या कह सकते हैं आपके अब वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ द किड, ऑफ एनी किड, के बच्चे को बार बार रिजेक्ट करते रहना, उसको हर बात से मना करते रहना, तो उसकी भी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हो जाती है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, सो ये कुछ वजूहात हैं। कल्चर कंसिडरेशन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, अटेंडेंस लगवाएं जल्दी से, फिर हम इसको बंद करते हैं। जी क्लास, जी अटेंडेंस प्लीज, जी अटेंडेंस लगवाएं।
चलें जी, ठीक है, ओके फिर आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पढ़िएगा इसे।